द ग्रेट डिप्रेशन, वो भयानक सच जो आपकी सोच बदल देगा। अगले कुछ ही मिनटों में आप जानेंगे कि कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से ढह जाना सिर्फ बैंक अकाउंट्स को बर्बाद नहीं कर पाया, बल्कि इसने मर्दों की पहचान, मेल आइडेंटिटी को भी सिस्टमैटिकली ध्वस्त कर दिया। इस घटना ने महिलाओं को एक क्रूर, अनजाने सिलेक्शन प्रोसेस को अपनाने पर मजबूर किया, जो आज भी पुरुषों और महिलाओं के बीच की डायनामिक्स को तय करती है। यह है द ग्रेट डिप्रेशन का काला सच। इस सच को समझना सिर्फ इतिहास को समझना नहीं है, बल्कि ये हमारे आज के समाज की छिपी हुई पटकथा, स्क्रिप्ट को डिकोड करना है। ये हमें उन अदृश्य ताकतों के खिलाफ हथियारबंद करता है जो हमारी जिंदगी को आकार देती है। जरा कल्पना कीजिए, 29 अक्टूबर 1929, ब्लैक ट्यूसडे। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की गर्जना अब महत्वाकांक्षा की गर्जना नहीं रही, बल्कि ये अब शुद्ध जानवर जैसे डर की चीख बन गई है। सूट पहने अपने समुदायों के स्तंभ माने जाने वाले आदमी बस देखते रह गए कि कैसे उनकी अपनी ही मौत के पर्चे उनके सामने आ रहे थे। मिनटों में ही उनकी दौलत और उससे भी ज्यादा जरूरी उनकी पहचान हवा में गायब हो गई। जो सुबह नाश्ते पर करोड़पति था, वो दोपहर तक भिखारी बन गया था। लेकिन असली कहानी, इंसानियत की कहानी ट्रेडिंग फ्लोर पर नहीं हुई, वो हुई अमेरिका और दुनिया भर के घरों में फैली उस शांत, दम घोंट देने वाली चुप्पी में। वो आदमी जो एक प्रोवाइडर था, एक शिकारी था, एक ऐसी भूमिका जिसे समाज ने सदियों से गढ़ा था, वो रातों रात बेमानी, ऑब्सोलीट हो गया। उसका मूल्य, जो उसकी सुरक्षा और संसाधन देने की क्षमता से तय होता था, अब जीरो हो चुका था। और अस्तित्व, सर्वाइवल की इस बेरहम अर्थव्यवस्था में जिस चीज का मूल्य जीरो होता है, उसे फेंक दिया जाता है। यहीं से हमारे काले सच की शुरुआत होती है। हमें सिखाया जाता है कि द डिप्रेशन सबकी पीड़ा का समय था, एक ऐसा दुख जिसने लोगों को एक साथ ला दिया था। ये एक भावुक और अधूरा सच है। ये समय सबसे गहरे और खामोश धोखे का भी था। ये पुरुषों और महिलाओं के बीच के मूल समझौते, फंडामेंटल कॉन्ट्रैक्ट को फिर से लिखने का वक्त था, जो शब्दों से नहीं बल्कि नजरों से, आहों से और बंद दरवाजों के पीछे हुआ था। जब पैसा गायब हो गया तो प्यार और रिश्ते की सारी पुरानी किताबें जल गई। शिवलरी, महिलाओं के प्रति सम्मान, जो कि अच्छे समय की एक लग्जरी थी, अब एक भद्दा मजाक बन गई थी। आप एक औरत के लिए दरवाजा कैसे खोलेंगे जब आप उस दरवाजे के पीछे उसके लिए खाना तक नहीं रख सकते? आप सम्मान की उम्मीद कैसे करेंगे जब आपके जूतों में छेद है और आपकी आंखों में सिवाय शर्म के और कुछ नहीं है? सफलता के बाहरी निशान, एक्सटर्नल मार्कर्स जा चुके थे। जो कुछ बचा था वो था एक आदमी का कच्चा, नंगा सच, उसका चरित्र, उसकी सहन शक्ति और उसकी इच्छा शक्ति। और महिलाओं के लिए, जिन पर खुद और अपने बच्चों को बचाने की प्राथमिक जैविक जिम्मेदारी थी, उनके लिए चयन के मापदंडों में एक क्रूर और जरूरी बदलाव आया। शुरुआती भावना, एक विकृत और चौंकाने वाली खुशी उन पुरुषों ने महसूस नहीं की थी जो अपना सब कुछ खो रहे थे, बल्कि महिलाओं के एक खास समूह ने इसे महसूस किया। 1930 के दशक की शुरुआत में नारीवादी लेखिकाएं जैसे डोरोथी डुनार ब्रामली ने खुलकर इस मंदी का जश्न मनाया। उन्होंने संपादकीय लेखों में पुरुष साम्राज्य के अंत की घोषणा की। पहली बार सेक्रेटरी, नर्स या कम वेतन वाले क्लैरिकल काम, जो पारंपरिक रूप से महिलाओं के क्षेत्र थे, वे स्थिर थे। एक महिला जिसकी $15 प्रति सप्ताह की नौकरी थी, वो अब एक रानी थी। वो प्रोवाइडर थी। उस रिश्ते में अब उसी के पास ताकत थी। कई ऐसे मामले, अटारियों में मिली चिट्ठियां और डायरियों के पन्ने इस अजीब आजादी के एहसास की बात करते हैं। शिकागो की एक महिला ने 1931 में अपनी डायरी में लिखा, जॉन आज फिर उसी नजर के साथ घर आया। उसके लिए दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे इसे कहने में मुझे भयानक ग्लानि हो रही है।
पर मुझे लगता है कि मैं जिंदा हो गई हूं। अब सारे फैसले मेरे हैं, पैसा मेरा है। उसकी असफलता ने मुझे आजाद कर दिया है। ये वो चौंकाने वाला अप्रिय सच है जिसे इतिहास नरम करने की कोशिश करता है। पुरुष जगत का दहना महिलाओं के लिए एक नई भयानक सीमा का खुलना था। वे केवल पीड़ित नहीं थी, वे कई मायनों में शक्ति की नई मध्यस्थ बन चुकी थी। लेकिन यह ताकत एक भारी बोझ के साथ आई थी, और यहीं पर हमारे दर्शक, खासतौर पर पुरुष, खुद को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप इस बोझ को हर दिन महसूस करते हैं। प्रदर्शन करने का, प्रोवाइड करने का, चट्टान की तरह मजबूत बने रहने का दबाव। अब कल्पना कीजिए कि वो चट्टान धूल में बदल चुकी हो। पुरुषों पर भावनात्मक बोझ विनाशकारी था। मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में आत्महत्या की दर, जो मुख्य कमाने वाले थे, तेजी से बढ़ी। अमेरिकी इतिहास में 1932 में मंदी के सबसे निचले स्तर पर यह दर सबसे ज्यादा थी। पुरुष सुबह ब्रीफकेस लेकर काम पर निकलते थे, एक दयनीय बहाना जिसमें अखबारों के अलावा कुछ नहीं होता था, और फिर कभी वापस नहीं आते थे। वे इतनी शर्म से भरे होते थे कि अपने परिवारों का सामना नहीं कर पाते थे। कुछ ने सीधे सीधे मौत को गले लगा लिया। न्यूयॉर्क के एक होटल की एक दिल दहला देने वाली कहानी है। क्लर्क को पता था कि लोग 1 या 2 घंटे के लिए कमरे लेते हैं, लेकिन एक आदमी पर उसे शक हुआ, जिसने कमरा लिया और 3 दिनों तक न तो तौलिया मांगा, न ही रूम सर्विस के लिए कॉल किया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वो मृत पाया गया। उसने गैस से आत्महत्या कर ली थी। बिस्तर पर करीने से रखे गए वित्तीय दस्तावेज थे जो उसकी पूरी बर्बादी को दर्शा रहे थे, और एक हाथ से लिखा नोट था जिस पर लिखा था, मेरे शरीर का कोई मूल्य नहीं, मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं, मैं जिंदा से ज्यादा मरा हुआ कीमती हूं। यह बीमा पॉलिसी, जो उसके प्रावधान का आखिरी काम था, वही एकमात्र संपत्ति थी जो वो दे सकता था। ये वो आखिरी कड़वी सच्चाई थी जिसे हजारों लोगों ने निगला था। उनकी उपयोगिता की गणना की गई थी और उन्हें बेकार पाया गया था। और इस तबाही पर महिलाओं की प्रतिक्रिया कैसी थी? यहां जिज्ञासा को एक असहज समझ में बदलना होगा। उन्होंने सर्वव्यापी करुणा के साथ प्रतिक्रिया नहीं दी। जब इंसानियत कोनों में धकेल दी जाती है तो वो एक गहरे, ठंडे तर्क पर काम करती है। महिलाएं जरूरत के कारण हाइपरगेमी की तरफ मुड़ गई, जो एक अस्तित्ववादी सोच थी। हाइपरगेमी यानी बराबर या ज्यादा ऊंचे दर्जे के पार्टनर को खोजने की सहज प्रवृत्ति गायब नहीं हुई, बल्कि वो बदल गई। जब वित्तीय स्थिति मिट गई तो सामाजिक स्थिति एक बर्बर नए मापदंड से परिभाषित हुई। ये अब इस बारे में नहीं था कि किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। ये इस बारे में था कि कौन सबसे मजबूत चरित्र, सबसे शक्तिशाली इच्छा शक्ति, और इस केओस की दुनिया में न केवल पैसा बल्कि सुरक्षा और व्यवस्था प्रदान करने की क्षमता रखता है। ओक्लाहोमा के डस्ट बाउल में 2 भाइयों के मामले पर विचार करें। यह कहानी जनगणना डेटा और स्थानीय लोक कथाओं से जोड़कर बनाई गई है। बड़ा भाई आर्थर एक गौरवशाली जमीन मालिक और पारंपरिक रूप से सफल इंसान था। उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे, और एक फार्म था जो उसके परिवार में पीढ़ियों से था। जब धूल के तूफान आए और बैंकों ने जब्त कर लिया तो आर्थर टूट गया। वो उदास, अकेला और अपने ही घर में एक भूत बन गया। वो दिनों तक बरामदे में बैठा रहता था, बंजर जमीन को घूरता रहता था, कुछ भी करने में असमर्थ। उसकी पत्नी मार्था शुरू में तो उसका साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे वो ठंडी पड़ गई। उसकी नजरों में, जो कभी प्यार से भरी थी, अब केवल एक हताश, हिसाब लगाने वाली निराशा थी। फिर उसका छोटा भाई विलियम था। विलियम एक आवारा था, एक ऐसा आदमी जिसके पास मंदी से पहले भी कोई संपत्ति नहीं थी। लेकिन विलियम में एक अद्भुत सहन शक्ति थी। वो मंदी से नहीं टूटा क्योंकि वो पहले से ही इस सिस्टम का हिस्सा नहीं था। वो कुछ भी ठीक कर सकता था।
किसी भी चीज के बदले कुछ भी दे सकता था। जहां पानी नहीं था वहां भी पानी खोज सकता था, और वो भूखमरी के सामने भी एक खतरनाक आत्मविश्वासी ऊर्जा बिखेरता था। 1 साल के भीतर मार्था ने टूटे हुए आर्थर को छोड़ दिया। वो शहर नहीं गई, वो अपने परिवार के पास नहीं गई, वो और उसके बच्चे विलियम की टूटी फूटी झोपड़ी में रहने चले गए, जो पहले असफल भाई था। आर्थर हफ्तों बाद मृत पाया गया। उसने उसी खलिहान में आत्महत्या कर ली थी, जो अब उसका नहीं था। यह कहानी उस क्रूर चयन प्रक्रिया का एक छोटा सा रूप है। वो आदमी जो एक मृत पहचान से चिपका रहा, उसे छोड़ दिया गया। वो आदमी जो बदलाव के साथ ढल गया, जिसने कच्चा, उपयोगी मूल्य और अटूट फ्रेम दिखाया, उसे अस्तित्व के लिए चुना गया। नियम बदल चुके थे। इस नए चयन मापदंड ने अजीब और चौंकाने वाली सामाजिक घटनाएं पैदा की। डांस मैराथन एक राष्ट्रीय जुनून बन गया था, लेकिन ये कोई जश्न नहीं थे। ये हताशा के भद्दे तमाशे थे। जोड़े हजारों घंटों तक, हफ्तों तक नाचते थे, एक नकद इनाम के लिए जो उनके परिवारों को बचा सकता था। वे तब तक नाचते थे जब तक उनके पैरों से खून नहीं निकल आता। थकान से वे पागल हो जाते थे, जबकि अच्छी तरह से खाए पिए दर्शक उनके दुख को देखने के लिए पैसे देते थे। इन प्रतियोगिताओं में पुरुषों के लिए ये उनकी फ्रेम और सहन शक्ति की एक सच्ची परीक्षा थी। क्या वह अपने साथी के लिए एक नेता, एक स्तंभ बना रह सकता था जब उसका शरीर सचमुच टूट रहा था? साइडलाइन से देख रही महिलाएं सबसे अच्छे डांसर की तारीफ नहीं कर रही थी। वे अवचेतन रूप से सबसे मजबूत खच्चर का मूल्यांकन कर रही थी। कौन सबसे पहले गिरता था, कौन छोड़ देता था, कौन कमजोरी की झलक दिखाता था, उस आदमी को हर लिस्ट से मानसिक रूप से क्रॉस कर दिया जाता था। वो परीक्षा में फेल हो गया था। ये दुख की सूक्ष्मदर्शी में प्रकट हुआ चरित्र था। इस काले इतिहास को समझने का फायदा पुरुष को पीड़ित दिखाना नहीं है। इसका फायदा क्रूर स्पष्टता से प्रेरणा लेना है। ये इस बात का एहसास है कि आज की दुनिया, जिसमें मंदी, नौकरी खत्म करने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और सामाजिक उथल पुथल है, ये सब उसी पुरानी भट्टी का नया रूप है। सिस्टम कभी भी ढह सकता है। आपके 401K का कागजी मूल्य, आपकी सामाजिक स्थिति, आपका जॉब टाइटल, ये 1929 के शेयर सर्टिफिकेट्स जितने ही नाजुक आधुनिक भ्रम है। जो कुछ बचता है, जो हमेशा बचता रहा है, वो है आपका अपना मूल, आपकी सहन शक्ति, आपका अनुशासन, दबाव में फ्रेम बनाए रखने की आपकी क्षमता। एक पुरुष के रूप में आपका मूल्य बैंक अकाउंट में आने जाने वाले नंबरों से तय नहीं होता। ये वो झूठ है जो आपको सिखाया गया है ताकि आप अनुपालक, कंप्लायंट रहें। आपका मूल्य आपकी अटूट इच्छा शक्ति से तय होता है, अव्यवस्था से व्यवस्था बनाने की आपकी क्षमता से, बाहरी परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा और उद्देश्य प्रदान करने की आपकी क्षमता से। द ग्रेट डिप्रेशन ने इसे सबसे भयानक तरीके से साबित किया। जो पुरुष सचमुच बचे अपने परिवारों और सम्मान के साथ, वे 1928 के सबसे अमीर आदमी नहीं थे। वे सबसे मजबूत, सबसे ढलने वाले, सबसे सहनशील पुरुष थे। मंदी ने उन्हें तोड़ा नहीं, इसने उन्हें उजागर किया। ये सिर्फ सतह थी, ढहने का शुरुआती झटका। हमने पुरानी दुनिया का टूटना और एक नई भयानक हकीकत का उभरना देखा है। लेकिन कहानी और भी गहरी होती है और भी ज्यादा व्यक्तिगत। हमने देखा है कि कैसे महिलाओं ने सार्वजनिक क्षेत्र में, धूल में और डांस हॉल में पुरुषों को चुना। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ? वो कौन से अंतरंग, अनकहे धोखे थे? वे गुप्त गठबंधन जो प्यार के लिए नहीं, बल्कि एक टिन के डिब्बे के लिए या एक गैलन गैस के लिए बने थे। कैसे बेडरूम के अंदर की गतिशीलता पुरुष महिला संबंधों का सबसे पवित्र स्थान हताशा का एक क्रूर बाजार बन गया। पुरुष पहचान को हिला देने वाला शुरुआती आर्थिक झटका सिर्फ प्रस्तावना थी। द ग्रेट डिप्रेशन का असली, अंदर तक हिला देने वाला नाटक ट्रेडिंग फ्लोर पर या रोटी की लाइनों में नहीं चला।
बल्कि राष्ट्र भर के अनगिनत बेडरूम्स की दम घोंट देने वाली चुप्पी में खेला गया। हमने सार्वजनिक पतन देखा है, प्रोवाइडर की पहचान का दहना और कच्चे लचीले चरित्र पर आधारित एक क्रूर नए चयन मापदंड का उभरना। लेकिन अब हम निजी क्षेत्र के पर्दे को फाड़ रहे हैं, घर को ही, जो पुरुष सत्ता और अंतरंगता का आखिरी गढ़ था। क्या हुआ जब संकट इस दहलीज को पार कर गया, जब वो दरवाजे के नीचे से रिसकर शादी के बिस्तर तक पहुंच गया? ये कहानी है कि कैसे सबसे पवित्र मानवीय बंधन खिंचे, टूटे और बेरहमी से फिर से तय किए गए, अस्तित्व के लगातार दबाव में। ये वो जगह है जहां आर्थिक पतन एक मनोवैज्ञानिक और यौन पतन बन गया, जिसने एक भयानक नई वास्तविकता को जन्म दिया, जहां प्यार खुद एक ऐसी मुद्रा थी जिसका मूल्य रातों रात गिर सकता था, और जहां एक पुरुष और एक महिला के बीच के अंतरंग अनुबंध को उपयोगिता और निराशा की ठंडी कठोर भाषा में फिर से लिखा गया था। लाखों घरों में दोहराए गए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। वो आदमी जो कभी अपने महल का राजा था, अब अपने ही मेज पर एक भूत है। वो कंधे झुकाकर बैठता है, अपनी पत्नी और बच्चों की आंखों से बचता हुआ। चुप्पी शांतिपूर्ण नहीं है, ये एक शारीरिक उपस्थिति है जिसमें अनकहे आरोप और असीमित डर भरा हुआ है। उसकी शर्म हवा में एक गंध की तरह है और हर कोई उसे सांस ले रहा है। महिला इस बीच उसी जगह में एक फ्रैंटिक, हताश ऊर्जा के साथ घूमती है। वो पैसे गिन रही है, एक अल्प मात्रा के सूप को 3 दिनों के भोजन में फैला रही है, 10वीं बार कपड़ों में पैबंद लगा रही है। उसका श्रम दिख रहा है, मूर्त है। उसका श्रम जो कि न मौजूद काम की तलाश है, वो अदृश्य, अमूर्त है और इसलिए अस्तित्व के बेरहम हिसाब में वो बेकार है। मूल्य में ये बदलाव केवल रसोई तक सीमित नहीं रहा, ये अनिवार्य रूप से बेडरूम तक पहुंच गया। अंतरंगता, इंटिमेसी, जिसमें भेद्यता, विश्वास और आपसी सुरक्षा की भावना की जरूरत होती है, घर में छिड़े इस खामोश युद्ध का शिकार बन गई। एक आदमी अपनी पत्नी के पास एक प्रेमी की तरह कैसे जा सकता है जब वो एक प्रोवाइडर के रूप में उसका सामना नहीं कर सकता? वो ताकत और इच्छा कैसे दिखा सकता है जब उसका हर जागता हुआ पल उसकी विफलता का प्रमाण है? पुरुषों की भावनात्मक वापसी एक रक्षा तंत्र थी, एक ऐसी दुनिया से पीछे हटना जहां वे अब प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। लेकिन उनकी पत्नियों के लिए इस वापसी को अक्सर एक और विफलता के रूप में देखा जाता था। नेतृत्व की विफलता, ताकत की विफलता, उसी मर्दानगी की विफलता जिसके खिलाफ अब उन्हें परखा जा रहा था। यहीं पर हमें उस युग के सबसे काले और सबसे दबाए गए सचों में से एक का सामना करना पड़ता है। एक गुप्त यौन अर्थव्यवस्था, सीक्रेट सेक्सुअल इकोनॉमी का उदय। जब औपचारिक मुद्रा विफल हो जाती है तो मानव समाज हमेशा पुरानी, ज्यादा आदिम विनिमय प्रणालियों की तरफ लौटते हैं, और सबसे पुरानी मुद्रा है अंतरंगता। जब पारंपरिक पुरुष मूल्य खत्म हो गया तो महिलाओं ने जाने अनजाने में उन कुछ बची हुई संपत्तियों को फिर से मूल्य देना शुरू कर दिया जिन पर उनका नियंत्रण था। उनके शरीर, उनके स्नेह, उनका घरेलू श्रम। ये एक नए भयानक बाजार में सौदेबाजी के चिप बन गए। ये गलियों में खुले तौर पर वेश्यावृत्ति नहीं थी, हालांकि वो भी निश्चित रूप से बढ़ी। ये कुछ ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा अंतरंग और पुरुष मानस के लिए कहीं ज्यादा हानिकारक था। ये वह अनकहा समझौता था जो एक अल्प मात्रा के रात के खाने के ऊपर होता था। एक पत्नी की स्वीकृति, उसकी गर्मजोशी, यहां तक कि उसकी शारीरिक अंतरंगता भी सशर्त सामान बन गई, जो प्यार या इच्छा से नहीं बल्कि सुरक्षा या स्थिरता के दिखावे के बदले में दी जाती थी, जो कि वो आदमी अब प्रदान नहीं कर सकता था। क्लीवलैंड, ओहियो के एक परिवार के दुखद सच मामले पर विचार करें, जिसे 1934 के एक समाजशास्त्री के निजी नोट्स में दर्ज किया गया था। पति रॉबर्ट, एक पूर्व मध्य स्तर के मैनेजर, 3 साल से बेरोजगार था। उसकी आत्मा टूट चुकी थी। वो अपने दिन सार्वजनिक पुस्तकालय में बिताता था, खुद को गर्म रखने की कोशिश करता था
और बार बार उसी अखबार के क्लासिफाइड्स को पढ़ता रहता था। उसकी पत्नी एलेनोर को एक दर्जी के रूप में नौकरी मिल गई थी, जो 12 घंटे काम करती थी। वो आय का एकमात्र स्रोत थी। घर में शक्ति संतुलन पूरी तरह से उलट गया था। नोट्स बताते हैं कि कैसे एलेनोर ने कई हिसाब किताब वाले विनाशकारी धोखे करने शुरू कर दिए। स्थानीय कसाई, एक स्थिर साधन वाला आदमी, उसे पैसे से खरीदी जाने वाली चीजों से कहीं ज्यादा मांस देना शुरू कर दिया था। कोयले वाला हमेशा जानबूझकर भुगतान से ज्यादा कोयला देता था। ये आदमी चैरिटी नहीं कर रहे थे, वे एक आदिम संसाधनाधारित कॉर्टशिप में लगे हुए थे। एहसान के अनस्पोकन वादे के बदले प्रावधान दे रहे थे। एलेनोर ने इन उपहारों को स्वीकार कर लिया। वो जानती थी कि इसकी कीमत क्या थी। वो घर लौटती थी और उसके टूटे हुए पति के प्रति उसका व्यवहार ठंडा, आलोचनात्मक और रोकटोक वाला होता था। समाजशास्त्री के नोट्स में रॉबर्ट का इकबाल नामा दर्ज है। वो घर में ऐसा खाना लाती है जो मैं नहीं दे सकता, और वह मुझे गुस्से से नहीं बल्कि ऐसी दया से देखती है जो नफरत से भी बदतर है। वो अपनी पीठ मेरी तरफ करके सोती है, एक ऐसी दीवार जिसे मैं पार नहीं कर सकता। मुझे पता है कि हमारे पास मेज पर मांस क्यों है। मैं अपनी ही बेइज्जती खा रहा हूं। ये मेरे शरीर को पोषण देता है और मेरी आत्मा को भूखा मारता है। ये आदमी सिर्फ बेरोजगार नहीं था, उसे एक कसाई द्वारा धोखा दिया जा रहा था। उसकी मर्दानगी को टुकड़ों में सिस्टमैटिकली तोड़ा जा रहा था, हर उस दान किए गए मांस के टुकड़े के साथ जिसे उसे जिंदा रहने के लिए खाने पर मजबूर होना पड़ रहा था। ये वो काला सच था जो सम्मानित पड़ोसियों की परछाई में फल फूल रहा था। इस खामोश सौदेबाजी का भावनात्मक बोझ विनाशकारी था। पुरुषों के लिए इसने एक खास दर्दनाक ट्रॉमा पैदा किया, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान ने बाद में स्टेटस लिंक्ड जेनिटल एंजाइटी कहा। सरल और क्रूर शब्दों में, एक आदमी जिसे लगता है कि उसकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं है, वो अक्सर बेडरूम में खुद को नपुंसक पाता है। उसका जैविक कार्य उसकी सामाजिक विफलता को दर्शाने वाला दर्पण बन जाता है। उस युग के अनगिनत मेडिकल रिकॉर्ड और निजी डायरिया मैरिटल प्रॉब्लम्स और नर्वस कंडीशंस में तेजी से वृद्धि को नोट करती है, जो स्पष्ट रूप से इस घटना की तरफ इशारा करती है। वो आदमी जो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी विफलता से शर्मिंदा था, अब एक दूसरी ज्यादा अंतरंग विफलता का सामना कर रहा था, एक ऐसे क्षेत्र में जो उसका रेफ्यूज होना चाहिए था। ये एक दुष्चक्र था जो आत्मा को तबाह कर रहा था। आर्थिक विफलता भावनात्मक वापसी की तरफ ले गई, जिसने घर में हैसियत का नुकसान किया, जिससे यौन विफलता हुई, जिसने उसके पार्टनर की आंखों में एक टूटे हुए बेकार आदमी के रूप में उसकी हैसियत को और पुख्ता किया। ये एक मनोवैज्ञानिक मौत की स्पाइरल थी। महिलाओं के लिए बोझ भी उतना ही भयानक था, लेकिन अलग था। उन्हें व्यावहारिक अस्तित्ववादियों की भूमिका में धकेल दिया गया, ऐसे विकल्प चुनने पर मजबूर किया गया जो उन्हें पीढ़ियों तक सताते रहेंगे। डस्ट बाउल में एक 3 बच्चों की मां अन्ना की कहानी खून जमा देने वाली है। उसके पति थॉमस डस्ट निमोनिया का शिकार हो चुके थे। एक लगातार खांसी जिसने उसे बिस्तर पर डाल दिया और वह मुरझा रहा था। एक पड़ोसी रैंचर, एक आदमी जिसका नाम अर्ल था, जिसने सिर्फ अपनी क्रूरता के दम पर अपनी जमीन बचा रखी थी, उस वल्नरेबल परिवार के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वो उनके लिए खाना, बच्चों के लिए दवा और मदद की पेशकश करता था। अन्ना उसकी रेपुटेशन जानती थी, वो उसकी चैरिटी की कीमत जानती थी, लेकिन उसके पति के मरते हुए और उसके बच्चों के भूखे रहने के कारण उसने हिसाब लगाया। उसने अर्ल को अपने घर में आने दिया और आखिरकार अपने बिस्तर में भी, जबकि उसका पति बगल वाले कमरे में खांस रहा था। यह प्यार का अफेयर नहीं था, ये एक लेन देन था। उसके शरीर के बदले उसके बच्चों की जिंदगी। थॉमस अंततः केवल अपने फेफड़ों में धूल के कारण नहीं मरा, बल्कि कोई भी अनुमान लगा सकता है
कि वो अपनी पत्नी के धोखे की आवाज से भी मरा, जो उन्हें अलग करने वाली पतली दीवार के पार से आ रही थी। अन्ना बच गई, उसके बच्चे बच गए, लेकिन किस कीमत पर? ये वो क्रूर, कड़वी हकीकत है जिसे इतिहास अनदेखा करता है। महिलाएं केवल पीड़ित नहीं थी, वे एक डार्विनियन नाइटमेयर में सक्रिय पीड़ादायक भागीदार थी। ऐसे विकल्प चुन रही थी जो उनके दिलों के टुकड़ों को एक और दिन की जिंदगी के लिए बदल रही थी। उन्होंने उपयोगिता के लिए, तुरंत अस्तित्व के लिए चयन किया, अक्सर प्यार, वफादारी और उन सभी चीजों की कीमत पर जिन्हें समाज ने उन्हें पवित्र बताया था। इस अंतरंगता के भ्रष्टाचार ने वो जन्म दिया जिसे हम अकाल लिंग गतिशीलता, फमाइन जेंडर डायनामिक्स कह सकते हैं। अत्यधिक कमी की स्थिति में पारंपरिक नियम सबसे पहली लग्जरी होते हैं जिन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है। पुरुष के हेडशिप और महिला की निर्भरता की अवधारणा गायब हो गई। इसकी जगह एक कठोर मात्र सत्तात्मक व्यावहारिकता, मैट्रियार्कल प्रैग्मेटिज्म उभरी। वो महिला जो अक्सर संसाधनों पर कुछ नियंत्रण रखती थी, या तो किसी छोटी नौकरी के माध्यम से या चैरिटी और बार्टर के प्रबंधन से वो परिवार की दे फैक्टो सीईओ बन गई। पुरुष को एक बेकार अपेंडेज के रूप में डेमोट कर दिया गया, या ज्यादा से ज्यादा WPA या CCC जैसे सरकारी राहत कार्यक्रमों के लिए मजदूरी का एक स्रोत बना दिया गया। ऐसे कार्यक्रम जो शाब्दिक रूप से पुरुषों को उनके घरों और परिवारों से दूर ले गए, जिससे घरेलू बंधन और कमजोर हो गए। उस समय के पत्र दोनों तरफ से एक गहरे उबलते हुए रिजेंटमेंट्स को प्रकट करते हैं। पत्नियां रिश्तेदारों को आलसी, पराजित पुरुषों की शिकायतें लिखती थी, जो बस एक और मुंह थे जिसे खाना खिलाना था। पुरुष वर्क कैंप से लिखते थे, उनके शब्दों में इमैस्कुलेटेड इरेलेवेंस की भावना टपक रही थी, ये सोचकर कि क्या उनके पास लौटने के लिए कोई घर भी है या नहीं। फिर भी धोखे और मनोवैज्ञानिक बर्बादी के इस ब्लीक लैंडस्केप के बीच हमें प्रेरणा का अंतिम स्रोत मिलता है, सिस्टम से नहीं, बल्कि उन कुछ गिने चुने लोगों से जिन्होंने नए नियमों को समझा और खुद को फिर से गढ़ा। वे पुरुष जो न केवल बचे बल्कि इस नरक में सम्मान भी पाया। वे थे जिन्होंने पुराने प्रतिमान, पैराडाइम को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने समझा कि उनका मूल्य अब एक ऐसे सिस्टम से नहीं जुड़ा हो सकता जो ढह चुका था। उनका मूल्य इंट्रिंसिक और अटूट होना था। ये वो पुरुष थे जो ठोस चीजों के मास्टर बन गए, वो कारीगर जो कुछ भी ठीक कर सकता था, कबाड़ को जरूरी औजारों में बदल रहा था, वो कहानीकार जो एस्केप और उम्मीद का एक पल दे सकता था, अपने परिवार के लिए भावनात्मक एंकर बन रहा था, वो प्राकृतिक नेता जो अपने पड़ोसियों को एक कॉपरेटिव बार्टर नेटवर्क में संगठित कर सकता था, जिससे मृत मुद्रा के बजाय कौशल और विश्वास पर आधारित एक माइक्रोइकोनॉमी का निर्माण हो सके। इन पुरुषों ने वही प्रदान किया जिसकी स्थिति को जरूरत थी। पैसा नहीं बल्कि व्यवस्था, दौलत नहीं बल्कि उद्देश्य, खोखले वादे नहीं बल्कि डेमोन्स्ट्रेबल कॉम्पिटेंस। जब पूरी दुनिया अपना फ्रेम खो रही थी, तब उन्होंने अपना बनाए रखा। हुवरविले की एक फेमस कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में बताती है जिसे हर कोई कप्तान कहता था। वो भी बाकी सभी की तरह बहुत गरीब था, लेकिन वो हर सुबह ठंडे पानी और एक सीधे रेजर से शेव करता था। उसने अपनी मेकशिफ्ट झोपड़ी को बेदाग टाइडी रखा। उसने सुरक्षा बनाए रखने और विवादों को सुलझाने के लिए पुरुषों को वॉच में संगठित किया। वो एक अटूट अथॉरिटी का ऑरा बिखेरता था, और ये नोट किया गया कि उसकी पत्नी हालांकि बाकी सभी की तरह पुराने कपड़ों में थी, लेकिन वो उसे दया या कॉन्टेम्प्ट से नहीं बल्कि अटूट सम्मान से देखती थी। उसने वो सब कुछ खो दिया था जिसका दुनिया कभी कीमत रखती थी, लेकिन उसने एक ऐसी चीज को पकड़े रखा था जो सचमुच मायने रखती थी, अपने आत्मसम्मान और अनुशासन का अटूट कोर। उसने केओस के वैक्यूम में नेतृत्व प्रदान किया, और ऐसा करने में वो उस पूर्ण अभाव के बीच टूटे हुए करोड़पतियों से कहीं ज्यादा आकर्षक,
ज्यादा योग्य बन गया, जो गलियों में घूम रहे थे। वह इस सच का था, आपका मूल्य वो नहीं है जो आपके पास है, ये वो है जो आप है और जो आप राख से बनाते हैं। इस अबिस में घूरने का फायदा मानव स्वभाव की डार्क साइड पर डिस्पेयर करना नहीं है, बल्कि इससे एक अटूट सशक्त करने वाला सच निकालना है। द ग्रेट डिप्रेशन पुरुष आत्मा के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट था। इसने सबसे भयानक तरीके से साबित किया कि सफलता के सामाजिक मापदंड एक फ्लीटिंग इल्यूजन है। आज की दुनिया अपने डिजिटल पैनोप्टिकॉन, कैंसल कल्चर, मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था और एआई से होने वाली नौकरी के विस्थापन के साथ उसी परीक्षा का एक नया रूप है। सिस्टम आपको फेल कर सकता है और करेगा। बाहरी मान्यता, एक्सटर्नल वैलिडेशन गायब हो सकती है। आपका 401 के ढह सकता है। आपका करियर एक एल्गोरिदम द्वारा मिटाया जा सकता है। आपकी सामाजिक स्थिति ट्विटर पर एक भीड़ द्वारा बर्बाद की जा सकती है। लेकिन जो आपसे नहीं छीना जा सकता जब तक आप स्वेच्छा से उसे सरेंडर न करें, वो है आपका इनर कोर, आपकी सहन शक्ति, आपका कौशल, सोचने की आपकी क्षमता, ढलने की, नेतृत्व करने की, केओस से व्यवस्था बनाने की। 1930 के दशक का सबक यह है कि ये कोर ही एकमात्र सच्ची मुद्रा है जो मायने रखती है। जब लाइट्स आउट हो जाए तो यही एकमात्र चीज है जो सचमुच एक परिवार का पोषण और सुरक्षा कर सकती है। ये एकमात्र चीज है जो बूमिंग इकोनॉमी की सुपरफिशियलिटीज से परे जेन्युइन रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन को कमांड करती है। जो पुरुष ये समझे वे हुवरविले में राजा बन गए। जो पुरुष पुरानी दुनिया से चिपके रहे वे शारीरिक, आध्यात्मिक या यौन रूप से अपने शांत, शर्म से भरे बेडरूम्स में मर गए। द ग्रेट डिप्रेशन का काला सच सिर्फ ये नहीं है कि महिलाओं ने एक क्रूर नए मापदंड के आधार पर पुरुषों को चुना। सच ये है कि इस मापदंड ने मर्दाना मूल्य के बारे में एक फंडामेंटल एटर्नल ट्रूथ को उजागर किया। एक ऐसा मूल्य जो सिस्टम, सरकारों या अर्थव्यवस्थाओं से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। ये एक ऐसा मूल्य है जो अनुशासन में गढ़ा गया है, एडवर्सिटीज में मजबूत हुआ है और साबित होता है कि आप क्या हासिल करते हैं उससे नहीं, बल्कि आप क्या बन जाते हैं जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। दुनिया हमेशा एक और पतन के कगार पर है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये होगा, बल्कि ये है कि जब ऐसा होगा तो आप कौन होंगे। क्या आप मेज पर एक भूत होंगे या क्या आप ठंडे पानी से शेव करने वाले कप्तान होंगे जो पुरानी दुनिया की राख से एक नई दुनिया बनाने के लिए तैयार है। उस समय भी और अब भी चॉइस सिर्फ आपकी है, सिर्फ आपकी है, सिर्फ